गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शोएब, मेरे साथ है समीन फारूक। गुड मॉर्निंग। इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए अपने दिन का आगाज किया करें, यही मेरी सलीम की कोशिश होती है और यही हम एडवोकेट भी कर रहे होते हैं। समटाइम्स आस पास माहौल भी ऐसा होता है कि आप बड़े हंसते मुस्कुराते आते हैं, क्योंकि और टाइटल जब ऑन एयर और उस टाइम पे कोई एक ऐसी बात कर देना तो उसके बाद आप जब गुड मॉर्निंग भी बोल रहे हो ना, वो भी हंसी के साथ आपका निकल रहा होता है, आपको समझ नहीं आ रही। ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन, ये हो जाता है और ये होना चाहिए। इस तरह बड़े लाइटर मूड में आपको दिन का आगाज, स्पेशली दिन का आगाज करना। मुझे लगा आप भी कहेंगे हमें नहीं बताया, हमारा काम नहीं, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, यही हमारा काम है, मैनेज करना ही हमारा काम है। ऐसे जो भी हालात हो, जो भी सिचुएशन हो, उसको मैनेज किया जाता है, मैनेज करना चाहिए। अच्छा सबीन, आज सुबह आते हुए आसपास का माहौल, स्पेशली जो ग्रीन बेल्ट्स थी, बड़ा डिफरेंट, मतलब ग्रीन बेल्ट नहीं थी, वो व्हाइट बेल्ट थी। अच्छा, पहले मुझे लगा कि शायद ना, मतलब सुबह सुबह नींद में कुछ, ओके, बिकॉज ये बड़ा कम ऐसा हम मंजर देख रहे होते हैं ना, सो मुझे लगा कि शायद नींद में मुझे ना सारी इल्यूजन हो रही है, इल्यूजन हो रही है। एग्जैक्टली। तो मैंने अपनी ग्लासेस ली, मैंने अपनी ग्लासेस को साफ किया, फिर मैंने हल्की सी गाड़ी एक जगह साइड पर रोकी, मैंने कहा मैं देखूं ये क्या है। तो वाकई ओस पड़ी हुई थी, जमी हुई थी और इतना खूबसूरत सा वो एक मंजर लग रहा था ना कि वो ग्रीनरी पूरी जो है ना, वो क्या बोलते हैं, हाँ व्हाइट कलर में बदल गई, डिफरेंट कलर, बिकॉज़ जरा ओस जो है वो फ्रीज हो गई थी। अच्छा वैसे भी सबीन, सर्दियां चूंकि थोड़ी सी ताखीर से अब आती हैं, तो अब हम ये कह सकते हैं कि बाकायदा सर्दी की एंट्री हो चुकी है, अब शदीद ठंड है। तो कहाँ दिन की बात करूं, अच्छा जो शदीद ठंड है उसका भी ना कुछ टाइमिंग्स आपको बता देते हैं कि क्या होती है। सुबह के वक्त होती है ऑब्वियसली, और उसके बाद शाम को जो है वो सर्दी शुरू हो जाती है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको सर्दी दिन के टाइम में कोई इतनी खास नजर नहीं आ रही थी, स्पेशली अगर क्लाउडी नहीं है। क्लाउडी है तो हाँ ठंड है, लेकिन अगर धूप होती है तो आप जब बाहर निकल रहे होते हैं तो शायद वही हालात होते हैं। अग्रीड, लेकिन वो वाली बात है, गाड़ी में शॉल लेके एसी ऑन करने वाले मौसम है। क्योंकि मैं उस वक्त निकल नहीं रहा ना दिन के वक्त, तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसी जोन, उसी फेज में कि ठंड बहुत ज्यादा है। ओके, तो इसलिए मेरे लिए ठंड शदीद है। हाँ, आपके लिए इस वक्त दोनों मौसम है। हाँ, बस तो किसी के लिए सबीन जैसा मौसम होगा, जो धूप में निकल रहा होगा वो कहेगा कि नहीं इतनी ठंड नहीं है। कोई मेरी तरह के होंगे जो कहेंगे नहीं ठंड बहुत ज्यादा है। और ऐसे में अगर वीकेंड की बात करूं, जो अब तक गुजर चुका, लेकिन अदरवाइज भी चूंकि मरी में भी स्नोफॉल थोड़ी बहुत ही सही बट हुई थी, तो इसलिए भी लोगों का रुख बहुत ज्यादा मरी में था। मरी में बिकॉज ऑफ द वेदर प्रोडक्शन टूरिस्ट इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा था। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे और एक जबरदस्त खबर है जो पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। आज हम सबसे पहले अपने प्रोग्राम में उसी की बात करते हैं और ये खबर मलेशिया से आई है। रेड टोन इंटरनेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप, और यहाँ पर हमारे जबरदस्त से प्लेयर हैं रायान जमान, और उन्होंने अंडर 9 में चैंपियन बन चुके हैं वो, और जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस है। अच्छे से पहले भी हम कहते हैं उनको अपनी कैटेगरी में अनबीटेबल, और अगर हम उनकी बात करें तो एक लेगेसी को लेकर चल रहे हैं सबीन के। स्पेशली अगर देखें तो ग्रैंड सन है कमर जमान के, जो वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियन रहे। इसके अलावा मंसूर जमान जो फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 11 और पाकिस्तान के नंबर 1, उनके जो है ये बेटे हैं। रायान 1 साल पहले जब 8 साल के थे तो हमारे पास 7 साल के थे, 7 साल के थे, 2 साल पहले नहीं, मतलब अच्छा अभी 8 साल के हैं। ओके, मतलब 1 साल पहले बस हमारे पास जब आए थे तो ही वाज सो एंथुसियास्टिक। यस, वो लिटरली वो कुछ करना चाहते थे और किस तरह से वो डेडिकेटेड थे ना, वो देख के लग रहा था कि अच्छा, हम कह भी रहे थे कि जब अगला आप चैंपियनशिप विन करके आएंगे ना तो हम आपको जरूर हम उन्हें बुलाएंगे, कोशिश करेंगे कि आगे हम उनको बुलाएंगे। वापस आ जाए, मेरी रात में बात चुकी हुई थी उनकी फैमिली से, तो मैंने कहा जैसे ही वापस आ जाए पाकिस्तान तो गेस्ट बने हमारे राइजिंग पाकिस्तान की, आपकी उनके साथ मुलाकात कराएंगे। वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान, और ऑब्वियसली रायान की फैमिली के लिए भी बड़ी बात होती है, छोटे छोटे बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करें, सो ये बड़ी सेलिब्रेशन की बात है। अच्छा जी, और इसके अलावा आज अगर शोएब प्रोग्राम की बात करें, सो आज प्रोग्राम में हम बाकी सेगमेंट्स भी करेंगे। सो आज बेसिकली ह्यूमन राइट्स डे भी है, जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है पूरी दुनिया में, और आज उसकी मुनासबत से भी हमारे साथ मेहमान भी मौजूद होंगे, और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, क्या मजीद पॉलिसीज बेहतर हो सकती हैं, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, राइट्स क्या है, जो कि एक बेसिक सिटीजन को जो बेसिक राइट्स होते हैं उसका पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात आपने कर दी, लेकिन डिटेल से इस पर बात करेंगे, कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे। रहिए हमारे साथ, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। दिस इज राइजिंग पाकिस्तान। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया,
कल का ट्रेंड आज का डेड एंड, और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम, हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर, और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो रिवायतों की लज्जत। कबाब डाल दिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी मसाले को आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं। पालक पनीर डिफरेंट मेथड है इसका बनाने का। हम बॉईल करते हैं, बॉईल नहीं होगी, स्टीम होगी इसके अंदर, जो इसका जो आयरन है वो भी इसके अंदर बरकरार रहेगा। जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं मजे मजे के खाने। खाना पका रहे हो, दरवाजे से पता चल जाती है कि जरूर कुछ अच्छा पक रहा है। हाँ, सिर्फ खाने नहीं बल्कि रिवायती खाने। लोबिया जो है वो बच्चों को कैसे खिलाई जाए, इसके कबाब बना लिए। कबाब जो है वो ऐसी डिश है जो बच्चे हर फॉर्म में खा लेते हैं। लजीज खाना जो होता है उसकी खुशबू से ही पता चल जाता है कि कितना मजे का खाना वो होगा। तो देखना मत भूलिएगा रिवायतों की लज्जत, सिर्फ और सिर्फ PTV होम पर। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया। कल का ट्रेंड आज का डेड एंड, और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम, हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर, और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। तनकीद से पहले तहकीक और इल्जाम से पहले सबूत, ये सहाफत ही नहीं इंसानियत की भी पहली शर्त है। सोच बदलें, सोचने का अंदाज बदलें। सहाफत और सियासत, रियासत के दो सतून या कारोबारी जिंदगी, पॉपुलर बयानिया या तारीख की दुरुस्त सिमत। सीधी बात पीनट सलीम के साथ सिर्फ PTV न्यूज पर। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया। कल का ट्रेंड आज का डेड एंड, और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम, हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर, और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और आज जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी हम लोगों ने बताया था कि आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में भी इस हवाले से डिफरेंट तकरीबात का इनेकाद भी किया गया है, और ऑब्वियसली जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वहां पर भी इस चीज़ का जिक्र किया जाएगा कि किस तरह से हम इंसानी हुकूक को मजीद बेहतर कर सकते हैं। और स्पेशली जो आज जो हमारे सेगमेंट है, बेसिकली हम उसमें इस हवाले से जरूर बात करेंगे कि क्या हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं एज ए सिटीजन, क्योंकि हमें पता भी नहीं होता कि एज अ पाकिस्तानी था कि आप लोगों से एक चीज रिलेट हो सके, कुछ हम बात कर सके कि पाकिस्तान इंसानी हुकूक के हवाले से किस तरह से इकदामात कर रहा है, पहले क्या चीजें थी, अब किस तरह से पॉलिसी बेहतर की जा रही है, कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो कि साइन किए जा रहे हैं, नेशनल लेवल पे ऐसे कौन सी कोलैबोरेशन है जो कि की जा रही हैं, सो दैट हम किस तरीके से जो है वो इंसानी हुकूक को मजीद जो है वो बेहतर कर सकते हो। कुछ आज वेबसाइट्स और कुछ, बिकॉज मैं अगर शुएब हम लोग अपनी बात करें, आज तक हमने शायद कहीं पर जाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे या ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट पे हमने कभी जाकर देखा नहीं है कि हमारे बेसिक राइट्स क्या है। जैसे ID कार्ड या बे फॉर्म या बहुत से और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि राइट्स पे होते हैं, ज़रा उसकी
बेसिस पे बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है. तो आज हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, और स्पेशली जब हम इंसानी हुकूक के दिन की बात कर रहे हैं, इस दिन को मना रहे हैं, तो ऐसे में स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ होती हैं, या हम जब जेंडर की बात करते हैं, उसकी इनइक्वालिटी हमारे सामने आती है, तो उस पर बात करना बहुत अहम होती है कि उस पर कहाँ किस तरीके से काम हो रहा है. इसी मौजू पर आज हम गुफ्तगू करेंगे. हमें प्रोग्राम में ज्वाइन के नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की डिप्टी चीफ हैं शबाना नवाज साहिबा. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, बिल्कुल ठीक. बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया. इंसानी हुकूक की जब हम बात करते हैं, कुछ बात सबीन ने भी की, हमें मालूम है हमारे राइट्स क्या हैं. वैसे तो हमें अपने फ़राइज़ में भी कोताही हम कर रहे होते हैं, बट चूंकि दिन की मुनासबत से मैं सवाल करूंगा, हमारे क्या क्या राइट्स हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? अस्सलाम वालेकुम. अच्छा, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे राइट्स हैं ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है ना वो इनबिल्ट हैं हमारे. अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है ना वो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, और आर्टिकल 28 से लेकर आर्टिकल 40 तक जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैं. और इसमें हमारे हर किस्म के राइट्स कवर होते हैं. आपके एज अ वुमेन भी राइट्स कवर होते हैं, एज अ चिल्ड्रन, एज अ सिटीजन. 25 जो आर्टिकल है 25A, उसमें तो ये कहा गया है कि देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. तो इस तरह से जेंडर इक्वलिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और इस किस्म के सारे राइट्स जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी कवर्ड हैं. अब जब हम आगे चलते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ आपके पास आ गई है. अब आपने उसके लिए पॉलिसीज बनानी होती हैं और लॉज बनाने होते हैं. अगर हम आज इंसानी हकूक़ की बात कर रहे हैं तो हकूक़ जो है ना वो सिर्फ ख़वातीन के या बच्चों के नहीं है. आज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन जो है वो सिर्फ बच्चों और ख़वातीन पे और बच्चों पे काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज हम ट्रांसजेंडर पे भी काम कर रहे हैं, आज हम सीनियर सिटीजन्स पे भी काम कर रहे हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के ऊपर भी जो है ना वो काम हो रहा है. और जब इंसानी हकूक़ का दिन हम मनाते हैं तो ये डे बेसिकली स्टार्ट होता है 25 नवंबर से. 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म से स्टार्ट होता है ये जेंडर बेस्ड वायलेंस के अगेंस्ट, और इसके और 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म इसको हम कहते हैं. और यहाँ से ये स्टार्ट होता है, फिर बीच में आपके डिसेबिलिटीज़ के डेज आते हैं. अभी 5th को हमारा ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे था, और फिर ये एक तहरीक चलती है 16 डेज जो कि इंसानी हकूक़ की 10 दिसंबर को आकर जो है ना वो इंसानी हकूक़ के ऊपर जो है ना ये ख़त्म होती है. और इसमें यहाँ पर बहुत सारी तकरीबात होती हैं. इसका मकसद ये होता है कि लोगों को रियलाइज़ करवाया जाए कि हमारे जो राइट्स हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए जो आपके राइट्स हैं, उनको डिफरेंट तकरीबात के जरिए जो है ना वो रियलाइजेशन जो है ना वो लोगों को दी जाती है. बिल्कुल, एक सेंसिटाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बेशक आपको पता भी है एक चीज़ का, लेकिन जाहिर सी बात है जब उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं, बातें होती हैं, तो लोगों को ज़्यादा पता लगना शुरू हो जाता है. पाकिस्तान इस पर क्या इकदाम कर रहा है ह्यूमन राइट्स के परस्पेक्टिव से? पाकिस्तान में हम लोग अगर थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें तो शायद पाकिस्तान में बहुत सारे इकदाम जो है ना वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से हो चुके हैं, और अभी भी मजीद इकदाम जो है ना वो हमारे जारी हैं. और अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें आज से 20 साल पहले, क्योंकि ह्यूमन राइट्स का अगर आप किसी को रियलाइजेशन करवाना चाह रहे हैं ना तो ये एक दिन में कुछ अरसे में नहीं होती है. जनरेशन्स में जो होती है ना वो चेंज आती है. ये जनरेशन अगर आप ये कहें कि हमारी स्टार्ट हुई, जिस हमारा नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन है वो 2000 में जो है ना फर्स्ट टाइम फॉर्मुलेट हुआ था, और आज 24 ईयर्स जो है ना वो हो गए. अगर हम इसी हिस्ट्री को ही देख लें तो हम ये देखेंगे कि इन 20 सालों में हम लोगों ने बहुत सारे लॉज बनाए हैं. 2004 में जो है ऑनर किलिंग के लॉ से जो है ना ये स्टार्ट हुआ, जब उसको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2004 आया था. उसके बाद जो है वो वुमेन राइट्स बिल आया, फिर हरासमेंट के एक्ट्स आए, फिर उसके बाद एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस बिल आए, फिर DNA की जो है ना उसमें वो शामिल हो गई. तो इसी तरह से जो वुमेन की पॉलिसी थी 1998 में वो बनी थी, 2000 में पॉलिसी बनी थी, एक्शन प्लान जो है ना वो बना था. सबसे पहले हम लोगों ने जो है ना वो रियलाइज़ किया था कि जी हम शायद बच्चों के राइट्स के लिए नेशनल जो है हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन है CRC उसको साइन किया गया, सीरा साइन किया गया, और फिर GSP+ के हवाले से बाकी जो कन्वेंशंस हैं उनको भी साइन किया गया. तो ऐसा ऐसा जो है ना वो ह्यूमन राइट्स में आप ये कहें कि बेहतरी आ रही है. हम अगर देखते हैं तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि शायद इंसानी हकूक़ की पामाली बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो इसलिए ज़्यादा हमें लगती है क्योंकि रियलाइजेशन लोगों को हो गई है, अवेयरनेस आ गई है, लोगों ने कंप्लेंट्स करनी स्टार्ट कर दी है, अपने राइट्स के लिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है. तो हम उसको, और आपकी जो नेक्स्ट न्यू जनरेशन है, आप यहाँ पर तो स्कूल्स में बच्चों तक को भी इस चीज़ का आइडिया हो गया कि हमारे राइट्स हैं और हमें उसके लिए बात. बहुत अच्छी बात है कि अब छोटे बच्चों को भी पता उनके राइट्स क्या हैं. अच्छा, एट द सेम टाइम जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जब सामने आती है उस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी पाकिस्तान की रैंकिंग पर होता है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से क्या काम किया जा रहा है? जी, जेंडर पैरिटी रिपोर्ट के हवाले से ऐसा है कि हम जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखते थे तो हमेशा ही पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ना वो थोड़ी लो आती थी.
लेकिन जब हम इसको देखते हैं अपने जो हमने मेजर्स लिए हुए हैं, जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, जो हम जिसमें हम लोग इतना ज़्यादा काम कर रही है हुकूमत पाकिस्तान, लॉज बनाए, पॉलिसीज बनाई, इंस्टीट्यूशंस बन चुके हैं, हमारी जुडिशरी काम कर रही है, पुलिस स्टेशन हैं, मतलब ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त सहूलियतें जो है ना वो यहाँ पर मौजूद हैं और ख़वातीन हर शोबे में इस वक्त काम कर रही हैं। तो उस लिहाज से पाकिस्तान की रैंकिंग लो की तरफ नहीं होनी चाहिए थी। तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 8 मार्च 2024 को एक वुमेन एम्पावरमेंट पैकेज लेकर आए थे। वो उसमें 21 डायरेक्टिव्स थे और उसमें वन ऑफ द मेन जो डायरेक्टिव था वो यही था कि हम नेशनल और प्रोविंशियल लेवल पे जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है ना हम वो फॉर्मुलेट करेंगे। इस वक्त NCSW जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के साथ, UNFPA के साथ मिलकर हम लोग जो है ना जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है ना हम लोग अपनी वो बना रहे हैं। और उसमें जो हमने इंडिकेटर्स लिए हैं वो यही लिए हैं कि ख़वातीन जो है ना वो उनके लिए क्या क्या इक़दाम ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारा सबसे बड़ा जो मेन इशू है इसमें वो है डेटा हमारे पास जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन जेंडर सेग्रीगेटेड डाटा जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है और शायद यही वजह है कि हमारे जब क्रिटिसिज्म आता है, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, तो हम उसके अगेंस्ट में बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है। लेकिन एक दफ़ा ये रिपोर्ट बन जाएगी। अभी तो हम ICT की रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है ना वो अपनी प्रोविंशियल लेवल पे रिपोर्ट्स बना रही हैं, लेकिन शायद मे बी कि नेक्स्ट ईयर जो है ना वो हम एक नेशनल जेंडर पैरिटी रिपोर्ट जो है ना वो लॉन्च करेंगे और फिर हम जो है ना वो डाटा कलेक्शन की तरफ। और ये भी आप ये कह रहे हैं कि अभी एक अवेयरनेस एक्सरसाइज है कि लोगों को ये रियलाइजेशन होनी शुरू हो गई है कि हमने अगर डाटा कलेक्ट करना है तो हम जेंडर सेग्रीगेटेड डाटा हम कलेक्ट करना जो है ना वो स्टार्ट कर दें ताकि हमारी जो है ना वो रिपोर्ट आगे आई थिंक से हम लोग ना प्लान हमारा ये है कि हम 8 मार्च जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है उस पर हम इस रिपोर्ट को जो है ना वो फेडरल प्रोविंशियल लेवल पे लॉन्च करेंगे। शबाना साहब, अगर हम बेसिकली अगर हम ह्यूमन राइट्स पे ज़्यादा हम काम करना शुरू करते हैं, इंसानी हुकूक ज़्यादा प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, हम पॉलिसीज़ मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आपने रिपोर्ट की भी आपने बात की कि हम बेहतरी की तरफ जाने की पूरी कोशिश भी करें, काफ़ी इकदाम हैं जो अब भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, अब ये चीज़ें अगर बेहतरी की तरफ जाती हैं तो पाकिस्तान की तरक्की कितनी बेहतर होगी? कितना इंपॉर्टेंट है कि इक्वालिटी हो, सिर्फ यहाँ पर मर्द और खातून की बात नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स भी हैं और ओवरऑल हम इंसानी हुकूक की बात करें। ये किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है कि इंसानी हुकूक मुयस्सर हों? हम एक्चुअली मेल और फीमेल की बात इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारी 50% प्लस पॉपुलेशन जो है ना वो फीमेल है। बिल्कुल। अब आप मेल और फीमेल के अंदर हमारी मजीद सेग्रीगेशन आ जाती है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि जो फीमेल ट्रांसजेंडर्स हैं, मेल ट्रांसजेंडर्स हैं, या जो फीमेल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मेल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, या जो फीमेल जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो हमारी उसके अंदर वल्नरेबल ग्रुप की मजीद सेग्रीगेशन जो है ना वो हमारी आ जाती है। आप देखें तो इस वक्त NCHR जो है हमारा नेशनल कमीशन ऑन द ह्यूमन राइट्स भी काम कर रहा है, हमारा NCRC बच्चों के हकूक़ के लिए एक अलग हम हुकूमत पाकिस्तान ने कमीशन बना रखा है और ये फेडरल के अलावा प्रोविंशियल लेवल पर भी जो है ना उस तरह के इदारे जो है ना वो बन चुके हैं। और हमारा ये ख्याल है कि अब हमारे पास सारे इदारे आ चुके हैं, हर किस्म का इदारा आपके पास मौजूद है, इवन मोतसिब भी आपके पास जो है ना वो है, फोस्पा है, तो ये सारे इदारे आ चुके हैं। लॉज इस वक्त पाकिस्तान के पास जिस भी ऑफेंस पे आप जाते हैं ना तो आपके पास लॉ जो है ना वो मौजूद है, पॉलिसीज मौजूद है और इदारों ने अपना वेलकम बैक। पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। अक्सर हम स्क्रॉल करते हुए अपने सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं कि एक वीडियो आती है, कहते हैं 3 मरले का ऐसा घर, 4 मरले का ऐसा घर, और हम कहते हैं 4 मरले में ऐसा घर कैसे बन गया जिसमें बेसमेंट भी है, और समटाइम्स हम 5 मरले घर में छोटा सा पूल भी देख रहे होते हैं। तो बंदा सोचता है कि ये कैसे कर लेते हैं, इतना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड या स्पेस कैसे कोई कर पाता है। तो ज़रा इसमें बुनियादी तौर पे किरदार होता है प्रोफेशनल्स का, जैसे कि किसी माहिर आर्किटेक्ट की अगर आपने खिदमात ली हैं तो वो बताएगा आपको कि अच्छा इस जगह पर कैसा घर आपका होना चाहिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी नीड क्या है। उस नीड को अंडरस्टैंड करते हुए, आइडेंटिफाई करते हुए फिर एक प्रॉपर डिजाइन के साथ वो घर बनाया जाता है। प्लस मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोगों को नहीं पता होता कि इस जगह पर कैसा मटेरियल इस्तेमाल करना चाहिए। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, जहां पर हम देखते हैं कि गर्मियों का स्पैन बहुत लंबा होता है, तो वहां पर आपका मटेरियल कैसा हो, कैसा घर डिजाइन करें। और अभी हम ब्रेक पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप सर्दी में घर बनाना शुरू करेंगे तो आप एक और साइकी से घर बनाएंगे, अगर आप गर्मी में घर बनाएंगे तो बिल्कुल डिफरेंट साइकी से आप घर बनाएंगे। तो ऐसा घर जो है वो आप किस तरह बनाएं कि जो घर दोनों सीजन्स के लिए बहुत अच्छा भी हो। तो फिर जब हमने माहिर की बात की है तो फिर माहिर हमारे साथ मौजूद हैं जी जमशेद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच।
जमीर साहब जी और जी आप बड़ी मजे की आप बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल एक ऐसा इम्पैक्ट होता है सीजन का, वेदर का, कि लोग हमारे पास आते हैं गर्मियों में तो वो कहते हैं बस धूप नहीं होनी चाहिए जी, लेकिन हवादार हो। हाँ, और जैसे ही सर्दियां आती हैं उनको लगता है कि घर में अब धूप होनी चाहिए, तो वो चाहते हैं हर कमरे में धूप आ रही है। तो उनको समझाना होता है कि नहीं, ये हमारा जो वेदर है इस एरिया का, रीजन का, वो 8 माह तक जो है वो थोड़ा गर्म ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा इसको भी सोचें कि जब आप सर्दियों में डिजाइन करा लेंगे और गर्मी आएंगी तो आप आर्किटेक्ट को कैसे याद करेंगे। ये बात सही है। दोनों चीजों को आपने ब्लेंड करना है और बैलेंस करना है नहीं उसको तो वो लोग डिजाइन जो अब वो कहाँ जाए जिन्होंने स्काईलाइट के चक्कर में शीशे लगवा लिए हैं, डबल हाइट करवा ली है, अब इस वक्त वो क्या कहाँ जाए, वो सेल्फी ले और अपलोड करें, बस वहीं जाए। यही वो बात है कि उसमें प्रोविजंस होनी चाहिए कि उस स्काईलाइट को कैसे सूरज से ढक दिया जाए या उसके ऊपर कवर कर दिया जाए, या वो प्रोविजंस होनी चाहिए कि उसको बंद कर दिया जाए। ये होती है प्रोविजंस? यस, देखिए स्काईलाइट्स में प्रोविजंस को मैं बड़ा सिंपली बताऊं कि आप स्काईलाइट जो हमारा पंजाब का रीजन है, इसका जो सन एल्टीट्यूड है एज एन आर्किटेक्ट टेक्निकली वो 60 डिग्री टू 81 डिग्री तक है। सही है। तो आप अगर मोटी में बात करूं एक सिंपल वे में, तो वो अगर आप उसका ये स्काईलाइट है, यहाँ विंडो है, आप उसके शेड को अप्रोक्सीमेट 2.5 फीट कर दें आगे की तरफ, तो सन रेज नहीं आ सकेंगे। यस, और ये तो बड़ा इजी है। ओह यस। अच्छा, इस वक्त भी जो हमें सुन रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने अगर 4 मरले या 5 मरले पे घर बनाने में, कुछ ज्यादातर एसी पे छोटे घर बन रहे होते हैं, कोई मटेरियल भी आप सजेस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा इस मटेरियल का इस्तेमाल करें तो ये एक तो लॉन्ग लास्टिंग भी है, इसका वेदर का इम्पैक्ट भी उस पर कम होता है, कोई ऐसी चीज जो आप सजेस्ट करते हो? देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स। एक्टिव सोर्स क्या कि आपका जो सूरज और ये चीजें जो है ना, इसको हम ले लेते हैं कि ये पैसिव सोर्स है। जो हमारा आ रहा है ना एक्टिव, के हमने एसी ऑन किया, हमने हीटर ऑन किया और उसी वक्त हमने एक चीज डेवलप कर ली। बेसिकली इस वक्त बहुत ज्यादा सहूलत मिलने से हम पैसिव सोर्सेज को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। आर्किटेक्ट तो करना चाहता है, लेकिन लोग कहते हैं मेरे रूम में एसी होना चाहिए, हीटर यहाँ होना चाहिए। आर्किटेक्ट फिर उनको बताए ना बताए, अपने तौर पे इन चीजों को जो सेंसिटिव हैं वो ख्याल रखते हैं कि अच्छा सन यहाँ से इसकी ओरिएंटेशन है, इसका सनसेट इस साइड पे है, और ये जो मुझे सन पाथ मिल रहा है वहां से मैंने कितनी सनलाइट लेनी है, सन रेज लेनी है या नहीं लेनी, वो सब हाइट और एल्टीट्यूड के साथ, सन एल्टीट्यूड के साथ हम वो मैनेज कर रहे होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। और साइग्राफी में देख रहे होते हैं, अगर बिल्डिंग बड़ी है और उसमें लॉन्स वगैरह सराउंडिंग में है उसके, तो हम उसके वॉल्यूम से उसके शैडो कास्ट करवा रहे होते हैं। तो ये बड़ा सिंपल है आर्किटेक्ट के लिए। लेकिन एक ले मैन को जो चाहिए वो 2 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने होंगे कि आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है सर्वाइवल से और टच करता है या जाके पहुंचता है एक्साइटमेंट पे। अब जो गांव में है या वो लोग जो बहुत ही डिस्कनेक्टेड हैं हमसे, पहाड़ों पे रह रहे हैं, तो वो सर्वाइवल मोड में रह रहे हैं। और एक वो शख्स है जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या दुनिया के किसी अच्छे शहर में वो अपना घर बनाना चाह रहा है, तो वो एक्साइटमेंट चाहता है। तो ये दो, वो चाहता है कि मेरा शैंडलियर जो है वो उस कंट्री से आए, उस शहर से आए, या इस तरह से बना हो, मेरी टाइल्स ऐसी होनी चाहिए। वो ज्यादा एक्टिव सोर्स पे जाएगा। जो सर्वाइवल मोड में है वो पैसिव सोर्सेज देखेगा। वहां बिजली भी नहीं है, वहां पे नेचुरल डिजास्टर्स का भी बहुत बड़ा एक उसके हिसाब से मटेरियल। वहां पे फिर वो क्या करते हैं, जो एक नॉलेज है जो उनका, आप कहेंगे एक लोकल एक्सपीरियंस है जो वहां का, जी, उसको वो फिर रखते हैं कि सन फेस करते हैं घरों को। अगर उसके आगे बरामदा बनाएंगे, बरामदे से वो शैडो कास्ट होता है। छोटे घर बनाएंगे, अगर पत्थरों का लगा पत्थर से बनेंगे, अगर मट्टी करीब है तो मट्टी के बनेंगे, लकड़ी अवेलेबल है तो वो लकड़ी के बनाएंगे। तो वो ऑटोमेटिकली उससे वो एक नॉलेज और वो इवॉल्व होता जाता है और वो चीजें आपको मिलती हैं, फिर आर्किटेक्चर में नजर आती हैं। फिर उसमें एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट होता है कि अब क्या वो अपने एरिया को रिलीजियस बिल्डिंग बना रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं, या उन्होंने 400 साल या 1000 साल पहले बनाया था, तो उसकी डेकोरेशन में आपको चीजें नजर आती है, बिकॉज दैट एक्चुअली फॉर द एक्साइटमेंट फॉर द कम्युनिटी।
اچھا کلرز کے پرسپیکٹو سے بات کی جائے دونوں ویدرز کے لیے, سارے ویدرز کے لیے جو بیسیکلی صحیح ہوں, کون سے کلرز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں جن کا کمبینیشن بھی اچھا لگے؟ عموماً لوگ زیادہ ڈارک کلرز پہ بھی چلے جاتے ہیں, دین وہ تھوڑا ریگریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اتنے ڈارک کلرز پہ کیوں گئے. واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ کلرز ہر آرکیٹیکٹ کی ایک اپنی پہچان بھی ہے اور اس کا ایک اپنا اسٹائل بھی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو نیوٹرلی دیکھیں تو جو نیوٹرل کلرز ہیں جیسے وائٹ ہے, لائٹ گرے ہے, یا کہیں پہ تھوڑا سا ویژول بیلنس بلیک کا زیادہ تھوڑا سا استعمال کریں تو وہ چیزیں تھوڑا سا ٹائم لیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, پرانی نہیں لگتی. تو اگر آپ ڈارک کلرز یوز کریں گے, اور ڈارک کلرز میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی چپ آف کہیں سے ہوا تو وہ فوراً سے پرومیننٹ ہوتا ہے. یس, لائٹ کلرز میں ایسا نہیں ہوگا. پھر ہمارے ہاں یہاں پہ تھوڑا گرمی کا, میں وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ اسپین بڑا ہے تو آپ کو لائٹ کلرز میں رہنا ہوگا. پھر اسپیشیسنیس آپ کو, جب گرمی بہت زیادہ ہے جون جولائی کو, اس وقت موسم کچھ ہے اور ہم باتیں کچھ اور کریں, شاید سمجھنا سمجھانا تھوڑا ٹف ہوگا. تو اس میں آپ کو ڈارک کلر سردیوں میں آپ دیکھیں وہ گاڑیاں جو زیادہ یوز ہوتی ہیں جہاں برف باری ہوتی ہے یا ان ٹھنڈے شہروں ملکوں میں, وہاں ڈارک کلرز ہیں گاڑیوں کے. لیکن جیسے ہی آپ ان ایریاز میں آتے ہیں جہاں لائٹ انٹینسٹی بہت زیادہ ہے, نیچرل لائٹ, تو وہاں پہ لائٹ کلرز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑا ایک آپ ویدر ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کی اپنی فلسفی کیا ہوتی ہے کسی بھی گھر کو ڈیزائن کرتے ہوئے؟ دیکھیں جیسے میں نے ایک بات کہی کہ سروائیول ٹو ایکسائٹمنٹ کی ایک جرنی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ پہ آپ ڈیزائن کریں. جیسے ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ جیسے کراچی کی بات میں کروں تو وہاں پر جب بھی گھر ہم اگر فار ایگزامپل کسی نے خریدنا ہے کوئی رینٹ پہ تو وہ کہتے ہیں ویسٹ اوپن گھر ہونا چاہیے وہاں کے ویدر کے پرسپیکٹو سے. تو ذرا وہ کراچی میں تو سمجھ آتا ہے لیکن باقی ریجن میں ذرا ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہوتا ہے. اب جیسے میں خود ڈیزائن جب کر رہا ہوتا ہوں نا تو میرے لیے میری ڈیزائن فلسفی سسٹینیبل آلٹرنیٹو ایبسٹریکشن ہے. اوکے, اچھا, سسٹینیبلٹی از ویری امپورٹنٹ کہ جو بھی چیز ہم بنا رہے ہیں اس میں وہ مٹیریلز یوز کریں جو ریسائیکل ہو کر دوبارہ یوز ہوتے ہیں. کنکریٹ کو دوبارہ یوز کرنا بہت مشکل ہے, ناممکن ہی ہے, امپاسبل کو ٹچ کرتا. ہاں, اس کنکریٹ سے کہیں آپ نے کوئی لیولز ڈیولپ کرنے ہیں اس توڑی ہوئی کنکریٹ سے تو اس کو ڈیبریز کو آپ یوز کر سکتے ہیں, ادروائز بہت مشکل ہے. اور پھر کنکریٹ جہاں یوز ہو جاتی ہے زمین کے اوپر وہاں پھر ایگریکلچر نہیں ہو سکتا کبھی. اوکے, تو یہ وہ سارے ایلیمنٹس ہیں. آپ وہ مٹیریلز یوز کریں جس سے آپ زمین یا اس کا پوٹینشیل ضائع نہ ہونے دیں, اور پھر وہ مٹیریل جو ریسائیکل ہو سکے. تو کنکریٹ کے علاوہ پھر کیا آپشن ہمارے پاس آ جاتی ہے؟ اسٹیل, ووڈ, گلاس, انجینئرنگ ووڈ جو ہے آج کل انجینئرڈ ووڈ جو مارکیٹ میں ہے وہ بہت اچھا آپشن ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک اور بات میں یہاں کہنا چاہوں گا, ہمیں نا آہستہ آہستہ یا ایک دم تو چیزیں ہو نہیں پاتی, کوشش کرنی چاہیے ہم ڈرائی کنسٹرکشنز میں جائیں, ہم ویٹ کنسٹرکشنز میں نہ جائیں. اچھا, ویٹ کنسٹرکشن میں جو نارملی اینٹ, بجری, ریت, سیمنٹ, گارے سے بن رہی ہے اس میں پانی استعمال ہوتا ہے, اور جو ریکمینڈڈ پانی ہے اور وہ ڈرنکیبل واٹر ہے. جو پانی ہم پی سکتے ہیں وہی کنسٹرکشن میں یوز ہونا چاہیے. اگر آپ وہ یوز نہیں کر رہے تو مٹیریل کی اسٹرینتھ ہی نہیں آئے گی. وہ ایک اور پرابلم جنریٹ ہو جاتی ہے. اب 5 مرلے کا اگر آپ گھر بناتے ہیں تو ڈرنکیبل جو واٹر کنزیوم ہوتا ہے, آپ نے ٹینکر دیکھا ہوگا 4000 گیلن 3000 گیلن والا, وہ 100+ یوز ہوتے ہیں. 100 سے زیادہ 5 مرلے کے گھر میں یوز ہو رہے ہیں. ٹینکر کتنے گیلن والے؟ 4000 گیلن والے. میری میتھ بہت زیادہ پانی استعمال ہو رہا ہے. یہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے جو اگنورڈ ہے ابھی تک, اور میں کہتا ہوں ہمیں جہاں ہمارے ملک میں ڈے بائی ڈے پینے کے پانی کی کمی ہو رہی ہے اور کنسٹرکشن ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ہم ڈرائی کنسٹرکشن میں کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس اور کتنے سسٹینیبل ہوتے ہیں؟ وہ ڈرائی کنسٹرکشن میں جو مٹیریلز ہم یوز کرتے ہیں ان کی لائف مور دین 50 ایئرز ہے, 100 ایئرز تک. کاسٹ میں کیا ہے کنکریٹ سے بنا ہوا گھر اور ڈرائی مٹیریل سے بنا ہوا گھر, کاسٹ میں کیا فرق ہے؟ اس میں جو سب سے پہلے 2 چیزیں ہم سیو کرتے ہیں, 1 از ٹائم, سیکنڈ از انرجیز. کہ ایک کنکریٹ کا گھر جو 18 ماہ میں تیار ہوتا ہے یہ 2 ماہ میں تیار ہو سکتا ہے. ایک جو ہم 18 ماہ ہم اتنے مزدور مستری خود بھی بار بار دیکھنے جا رہے ہیں گھر تیار ہوا نہیں, ہماری انرجیز کنزیوم ہو رہی ہیں, جی وہ کم ہو گئے. اچھا, اب اس میں مٹیریلز ہیں. مٹیریلز بہت سے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں,
جیسے کچھ بلاکس بھی ہیں اور کچھ پینلز بھی ہیں جن کا جو واٹر یوزیج ہے وہ بہت کم ہے, وہ مینوفیکچرنگ کے ٹائم ہو جاتا ہے اور سائٹ پہ اس کا پانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اوکے, تو وہ پینلز ہم اگر یوز کریں تو ہمارا ٹائم بچتا ہے, ہماری انرجیز بچتی ہے, اور ڈرنکیبل واٹر جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہم بہت بڑی تعداد میں بچا سکتے ہیں. کاسٹ میں کتنا فرق جو پہلے بتایا تھا تقریباً کچھ اگر ہم پرسنٹیج کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, بیکاز ہم کچھ بھی جب نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی بڑے کم ہیں, تو آپ ظاہر ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. اس میں کاسٹ کی جو دیکھیں ٹائم جو ہے نا, ٹائم از منی. پہلے تو وہ بھی آپ کا ایک سیو ہو رہا ہے, آپ کچھ اور کام کر سکتے ہیں. جو آپ نے 18 ماہ ایک گھر کے لیے آپ نے کنزیوم ہونا تھا وہ آپ کے 3 ماہ میں اگر ہو گیا تو 15 ماہ یا 4 ماہ میں ہو گیا, تو آپ نے 14 to 15 منتھس اپنے بچا لیا. اب آپ اپنا کہیں اور فوکس لے کے جا سکتے ہیں, آپ کو بزنس میں ٹائم دے سکتے ہیں, یا آپ کانٹریکٹر ہیں تو 2 گھر اور بنا سکتے ہیں, 3 گھر اور بنا سکتے ہیں. جو آپ کوشچن کر رہی ہیں اس کا ڈائریکٹ آنسر یہ ہے کہ یہ 10 to 20% ویری کرتا ہے کہ یہ کم ہو جاتا ہے آپ کا. اچھا 10 to 20%. دیکھنے میں تو سننے میں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید اتنا سا ہے, بٹ اگر آپ اوور آل کاسٹ کو کیلکولیٹ کریں دین 10 to 20% تو دیٹس اے لاٹ. اس میں آپ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. اس کی ریزن ایک بہت بڑی یہ ہے کہ جتنے ڈرائی مٹیریلز ہیں یہ لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. بلڈنگ میں جب آپ لائٹ ویٹ مٹیریلز کو یوز کرتے ہیں تو بلڈنگ میں سٹیل کمپوننٹ جو ہے, سٹیل کا فیکٹر یا جو آئٹم ہے یہ اس کی یہ اسٹریچ ہو کے کم ہو جاتا ہے. یعنی جو سریا پہلے ہم استعمال کرتے تھے بہت ٹنوں کے حساب سے وہ کم ہو جائے گا. ویسے سریا مہنگا بھی بہت ہے, استعمال بھی کم ہی ہونا چاہیے. کیونکہ یہ بلڈنگ انڈسٹری میں سب سے ایکسپینسو کموڈٹی ہے وین یو آر کنسٹرکٹنگ. اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ گھر سٹارٹ کریں بنانے تو جس حساب سے آپ کو سریا مل رہا ہوتا ہے, جب آپ گھر اپنا کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو سریا کی پرائس اور اوپر پہنچ چکی ہوتی ہے, تو وہ ڈے بائی ڈے. اچھا, اور دوسری بات یہ کہ جب آپ پلان کر کے نہیں بنا رہے ہوتے نا تو لوگ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگا اتنا پیسہ لگ گیا, اور وہ انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ جو کیلکولیشن شروع میں تو اتنی تھی کہ اتنے میں بنانا ہے, بٹ وہ اتنا کیسے لگ گیا تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سے پلان کیا جائے, پروفیشنل کو آن بورڈ لیا جائے. آپ کی اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت عالی شان ایک چیز بنانی ہے, اپنی کیپیسٹی کے لیے, لیکن پروفیشنل ہیلپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تاکہ آپ ریسورسز بھی بچا رہے ہو, آپ اپنا پیسہ اور اپنا وقت, یہ تینوں چیزوں آپ سیو کریں. بہت شکریہ جمشید صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین بڑھیں گے ایک بریک کی جانب, اسٹے ود اس. سینسرائن ریپڈ ایکشن صرف 60 سیکنڈز میں آرام دیتا ہے. میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسرائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. پیشنٹس واپس آ کے بتاتے ہیں اٹ ورکس. ہفتے میں کتنا کچھ بدل جاتا ہے. میم آیا, میم گیا. کل کا ٹرینڈ, آج کا ڈیڈ اینڈ. اور موویز ٹاپ 5 سے ٹاپ 50 میں کہیں گم. ہائی اسکور میں پیچھے رہ گئے تو گیم اوور, اور بلاگنگ میں گیپ آیا تو نیم اوور. اب ہفتے کی کوئی اپڈیٹ مس نہیں ہوگی جب چلے گا زونگ ویکلی ڈیجیٹل میکس. 100 GB ڈیٹا, لاتعداد کالز اور SMS. رہو اپڈیٹڈ اینڈ لیٹس گیٹ ڈیجیٹل ود زونگ 4G. علم ایک لازوال دولت جو خرچ کرنے سے گھٹتی نہیں بڑھتی ہے, اور آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے پی ٹی وی نیٹ ورک لے کے آ رہا ہے ایک میگا کوئز شو عزم عالی شان, جو ہوگا نیشنل اور انٹرنیشنل نالج سے بھرپور. ایک ایسا شو جو ہر پاکستانی کے لیے لے کے آئے گا علم کا خزانہ. اس میں پوچھے جائیں گے ہمارے اسٹوڈنٹ سے پیارے پاکستان سے ریلیٹڈ معلوماتی سوال جو ہوں گے جنرل نالج, انٹرٹینمنٹ اور سپورٹ سے بھرپور. عزم عالی شان دیکھنا ہرگز مت بھولیے گا, صرف پی ٹی وی ہوم پر. شاد رہے آباد رہے میرا پاکستان, عزم عالی شان, عزم عالی شان. جس کو لگا ہے جان میں عشق ہے بڑی بلا,
औदी बिना सैया सैया लगती नहीं दवा सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। मुझे तेरा ख्याल ही बहुत है। चल पगली, मुझे पता है तेरे पास डेटा बहुत है। जब यूफोन 4G की डिजिटल मेगा ऑफर पे मिले 200 GB डेटा तो हर दिल बोले डेटा बहुत है। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया। कल का ट्रेंड, आज का डेड एंड। और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम। हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर। और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। सोनिया के कत्ल का केस अदालत में है और पुलिस उस तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारे लिए मैसेज है कि तुम अपने डोमेन में रहकर इसकी तहकीकात करो। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं सिवाय सुकून के। कौन सा बाप अपनी औलाद के लिए अच्छा नहीं चाहता? उनकी तरक्की और कामयाबी के लिए दुआ वो नहीं होगी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? हिफाजत क्यों नहीं की बेटी की? ये नहीं सोचना कि मेरी बहन है, जो नाक कटाए उसका अंजाम मौत है। कारोकारी की मौत मरे हैं, न कफन, न दरूद, न जनाजा। अब मेरे वो दिन गए जब इस तरह किसी की हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने बात करने की। तुम इसमें कोई अपना किरदार अदा करते ना तो इतनी बड़ी मुसीबत ना आती, लेकिन तुम्हें तो खुदगर्जी का मर्ज लगा कर। लेकिन साईं, मुझे लगता है कि वो पागल हो गई है। वो पागल नहीं, उसे हालात ने पागल कर दिया। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुशामदीद। और बड़ी खुशी होती है जब ऐसे मेहमान हमारे पास आते हैं। अभी जब हम इंट्रोडक्शन करवाएंगे तो यूल गेट टू नो कि हम इतने एक्साइटेड क्यों हैं आज। काफी सारी सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि उनकी वीडियोस काफी वायरल हैं। अचीवमेंट्स पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज्यादा नुमायां नजर आ रही हैं। अब खवातीन की जब हम बात करते हैं शुभ, मेरा ख्याल है अब इंशाल्लाह वो वक्त करीब नहीं है जब हम स्पेसिफिकली ये नहीं कह रहे होंगे कि हमारी खवातीन जो है वो एडवेंचर में बहुत आगे हैं या एडवेंचर स्पोर्ट की अगर बात की जाए बहुत नॉर्मलाइज हो चुका होगा। आई विश वो दिन बहुत करीब आ जाए, लेकिन अभी भी हम अगर देखें तो जिस तरह से हमारी खवातीन दूर दराज इलाकों से भी, जिन एरियाज को हम अक्सर कहते हैं रिमोट एरियाज हैं, खवातीन यहाँ की कैसे आएंगी, वहां पर वहां की कम्युनिटी किस तरह सपोर्ट करके उन खवातीन को आगे भेजती है, मेन स्ट्रीम में वो जाएं, वो काम करें, अपने शौक पूरे करें। तो मेरा ख्याल है जो हमारी आज की मेहमान है वो लकी मरवत से उनका ताल्लुक है और ये इसकी एक मिसाल है। एब्सोल्युटली, और नाम जबरदस्त है जी, सुपर सलमा खान ये है उनका नाम। और जब वो किसी भी रैली में पहुंचती हैं तो वो जो नारे लग रहे होते हैं वो सुपर सलमा खान के नारे लग रहे होते हैं।
SSK. So Super Salma Khan ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. سلما, ایک سیریز ہے ماشاءاللہ ایونٹس کی جو کہ آپ نے ون کیا ریسنٹ, بلکہ اس سال میں دیکھا تھا شاہپور آف روڈ ریلی پہلی پوزیشن, تھل ڈیزرٹ جیپ ریلی 2024 تھرڈ پوزیشن. اس سے پہلے بھی جتنے ایونٹس میں سلما جاتی ہیں چھا جاتی ہیں. سو مجھے پہلے اس پر بتائیں, جو پہلی پوزیشن شاہپور آف روڈ ریلی, یہ فرسٹ پوزیشن مطلب کیا باقی سارے بہت ہی ماٹھے آگے تھے یا آپ کی تیاری بہت زیادہ تھی؟ تنگ تو کرتے تھے تھوڑا سا. نہیں ایسے بالکل بھی نہیں ہوتا کہ مطلب سارے اچھے ریسرز ہی آتے ہیں, کیونکہ جو بھی ریسر آتا ہے آئی تھنک کوئی ایزی نہیں ہے یہ اسپورٹس. اگر آپ دیکھیں ڈیزرٹ میں ہم لوگ مطلب گاڑی چلانا کوئی روڈ سے بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. روڈ پہ بھی مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو میں تو بالکل بھی نہیں کہوں گی کہ میرے جتنے بھی فیلو ریسرز ہیں وہ ساری اسٹرانگ تھے, ہاں بالکل, اور ایک ہیلدی کمپٹیشن تھا. جی بالکل ہیلدی کمپٹیشن تھا. اس کے بعد لاہور ریلی بھی ہوئی اور شاہپور ریلی, اس طرح پیچھے جتنے بھی سیزنز میں ہوئی. تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جو ہے وہ اینڈ پہ میں کہتی ہوں ایک لک پہ بھی آ جاتا ہے, کیونکہ سب اپنی اپنی ایک کوشش میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اب تھل ریلی, اس میں تھرڈ آ گئی, اور میں ماشاءاللہ سے مطلب میں ہیٹرک کر چکی ہوں تھل میں کہ میں فرسٹ اور اس دفعہ میں تھرڈ آ گئی. ایشو یہ آیا کہ میری گاڑی جو ہے وہ لیمپ موڈ میں چلی گئی, اور مجھے تقریباً 9 سے 12 بار میں کھڑی ہو جاتی تھی, بٹ آج تک میرے ریکارڈ میں DNF نہیں ہوا. DNF ڈڈ ناٹ فنش. میں پھر بھی ہم لوگ اپنی گاڑی فکس کرتے تھے, پھر گاڑی میں بیٹھتے تھے, پھر چلاتے تھے, پھر مطلب ہمت نہیں ہاری اور ٹریک کمپلیٹ کیا اور تھرڈ پوزیشن آئی. تو یہ بس پھر مجھے تو نہیں یہ کوئی کہے گا نا کہ مطلب گاڑی خراب ہو جائے, کسی اور موڈ میں بھی چل جائے, پھر بھی آپ نے کہا کہ ٹریک فنش کرنا ہے. اچھا صرف فنش نہیں کرنا, ایز تھرڈ پوزیشن بھی اگین اٹس این اچیومنٹ. اچھا لیکن ویسے جب اس ریس کی اسی پرسپیکٹو سے بات کریں تو مائنڈ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ ٹریک کمپلیٹ کرنا ہے صرف, اور اس کے بعد پوزیشن اناؤنس ہو گئی, یا پھر مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں جی فرسٹ تھرڈ میں آنا ہے؟ نہیں, بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. دیکھیے ہم لوگ جب کسی بھی ریس کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ اسی دن ہم لوگ گئے. ہم لوگ کے مطلب سیزن کی بہت پہلے ونٹرز میں ریس ہوتی ہے, کیونکہ ڈیزرٹ میں آپ کو پتا ہے آلریڈی گرمی میں تو ہو نہیں سکتی, گاڑیاں وغیرہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں اور ہم خود بھی نہیں جا سکتے ہیں. تو ہم لوگ سٹارٹ جو ہے مطلب ایک ریس اگر منتھ کے سٹارٹ میں ہی ہم لوگ ساری پریپریشن سٹارٹ کر دیتے, اپنی گاڑی کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم اسی دن سے نا ایک طرح سے ایک ریس موڈ میں چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں 4-5 روز پہلے جاتے ہیں ہم لوگ, اور وہاں پہ جا کر ہم پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں. تو جس دن ہم ٹریک پہ جاتے ہیں اس دن سارا جو ایک برڈن ہوتا ہے وہ ایک ریسر پہ آتا ہے کہ بھائی اس نے سب کچھ کرنا ہے. ہمارے ساتھ نیویگیٹر ہوتا ہے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے اس کا. تو ہم لوگ میں اور میرا نیویگیٹر جو ہے, ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں, آف کورس جیتنے کا کس کو نہیں شوق ہے, لیکن ہم لوگ نے ایک مائنڈ میں ایک بنا ہوا ہوتا ہے. اچھا مجھے کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے, ہم نے نا وہ جو ٹریک کا اینڈ ہے نا بس وہاں تک ہم نے پہنچانا ہے. اب پہنچانا بھی لازمی ہے, اور اگر لیٹ ہو گیا تو اٹ مینس کہ پھر جو ہے کام خراب ہو جائے گا ہمارا. ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز بناتے ہیں نا تاکہ ہم تھوڑا سا خود کو کام ڈاؤن رکھیں, کام بھی رکھیں, لیکن وہ کام بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. تو مطلب میں بھی ہر ریسر ایسے کچھ سوچتا ہوگا کہ بھائی ہاں کہ مجھے نا یہ ٹریک کمپلیٹ کرنا ہے, اس طرح جانا ہے. تو کوئی نہ کوئی مائنڈ میں نا ہم لوگ کوئی چیز رکھ کے نا پھر ریس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. کوئی انسینٹیو اپنے لیے خود سے کریٹ کر کے, ہے نا؟ ہاں بالکل, کہ یہ کر لیں گے تو یہ ملے گا. یہ جو تھل ریلی تھی نا, تو لائک میں جب 4th ٹائم گاڑی رکی تو میں نے اس وقت نیویگیٹر کو کہا نہیں مجھے نہیں کمپلیٹ کرنا ابھی ہے نا ریس. تھوڑا سا ایک مائنڈ میں میرے آ گیا تھا, لیکن وہی ہوتا ہے اسی ٹائم پہ. تو اس نے مجھے کہا نہیں آپ کر سکتی ہیں, کر سکتے ہو. مجھے پھر کہا تو کیا ہوا, ہم کمپلیٹ کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر بعد جب وہ 6-7 ٹائم گاڑی رکی تو وہ مجھے کہتا ہے بس چھوڑے رہنے تھے. میں نے کہا نہیں مجھے ایک تو ایک دوسرے کو نا ہم وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے تھے, ڈاؤن ہو رہا ہے دوسرا اسے بیک اپ کر رہا ہے. آپ کر سکتے ہو, آپ کر سکتے. اس طرح کافی ریسرز میں مطلب ریسنگ میں میرے جتنی بھی ہوئی ہے کچھ نہ کچھ انسیڈنٹ ہر ریسر کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے. مائنڈ گیم زیادہ ہے اس پرسپیکٹو سے. بالکل نہیں, آپ جس ایک اس سے آپ جا رہے ہیں نا کہ مطلب یہ نہیں کہ بیچ میں نہ آپ نے اوور اگریسو ہونا ہے, نہ آپ نے بالکل ہی جو ہے نا کام ڈاؤن ہو کے بھی نہیں چلانا. جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ نے اسٹارٹنگ لائن پہ آپ نے گاڑی چلائی ہے اسی کے ساتھ آپ نے اینڈنگ کرنی ہے. میرے جیسے لوگ تو بالکل نہیں, آپ آئے میرے ساتھ نیویگیٹر بیٹھے. ہاں بالکل بھی نہیں, آپ خود ہی بریک ماریں گے کہ اترو. مجھے نہیں ریس چلانے دیتی کبھی گاڑی. انجوائے کریں گے میرے ساتھ, انجوائے کریں گے.
نہیں بہت بڑا تھرل ہو جائے گا ہمارے لیے, بٹ سمٹائمز ہم سوچ سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے. آنا چاہیے آپ لوگوں کو. نہیں کرنا چاہیے. اگریڈ. کتنے سال ہو گئے اس ریلی میں شرکت کرتے ہوئے, ڈفرنٹ ریلیز میں شرکت کرتے ہوئے؟ 2018 سے سٹارٹ کیا تھا. اوکے, تقریباً 7 سال آپ کو ہو گئے, آلموسٹ 7 سال ہو گئے. اچھا, حادثات بھی تو ہو جاتے ہیں اس دوران؟ بالکل بالکل. کے ساتھ بھی ظاہر ہوئے ہوں گے. ہاں ہوا ہے. میں تھی 2020 میں ہب ریلی پہ, تو وہ یہ تھا کہ ہب ریلی پہ جب میں گئی تو اس سے پچھلا ایز یوزول الحمدللہ دفاعی چیمپئن تھی میں وہاں کی, تو بڑے ایکسائٹمنٹ میں گئی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ویسے نا ہمیں ہر ٹریک کی اجازت ہوتی ہے, 2-3 دن پہلے ہم جاتے ہیں پریکٹس کرتے ہیں, تو انہوں نے صرف 1 دن دیا پریکٹس کا, اور اس میں بھی ہمیں پراپر ہماری سیٹ بیلٹس, ہیلمٹ, اور آپ پراپر ریس گاڑی میں جا سکتے ہیں, نارمل میں نہیں, کیونکہ ہماری ریس گاڑیوں میں نا رول کیج لگے ہوتے ہیں, تو سیفٹی میجرمنٹ تھوڑی اس میں زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کافی ہائی اسپیڈ ٹریک تھا, تو شارٹ ٹریک تھا, اٹ واز 40 to 50 کلومیٹرز. پریکٹس کے لیے میں پہلی دفعہ ایک مطلب رن لے کے آئی, جب سیکنڈ میں گئی اور جب تھرڈ میں آئی تھی, تھرڈ میں نے کہا تھوڑا سا گاڑی کو لائک ٹرائل لیتے ہیں, پش کرتے ہیں, تو آئی واز ٹوٹلی ان مائی ریس موڈ. اور ایک ایسا ٹرن تھا پراپر ڈونٹ کی طرح, وہاں پہ جو ہے آئی واز آئی گیس آن 140, تو وہ پراپر میں ڈرفٹ کرتی ہوئی جا رہی تھی, بٹ تھوڑی سی کیا کہ بیچ میں کوئی پتھر وغیرہ آیا تو اس کے ساتھ گاڑی ہٹ ہوئی, اور بریک پہ لائک میں تھوڑا سا کانشیس ہو گئی, تو بریک پہ پاؤں آ گیا, بالکل رول اوور ہوئی 3 to 4 times. ہاں, تو بس پھر تھوڑا سا گاڑی میں آگ شاگ بھی لگی تھی, بٹ یہ تھا کہ ہمیں اچھا بتا کیسے نہیں ہے, کہہ رہی ہے بس وہ تھوڑی سی گاڑی میں آگ شاگ بھی لگی, وہ تو شیشے بھی لگے, چیزیں بہت وائرل بھی ہوئی تھی, بہت زیادہ اس پر ڈسکشن بھی اس وقت ہوئی تھی کہ آپ کے جس حادثے سے متعلق شیشے وغیرہ بھی مجھے کافی لگے تھے. تو اس کے بعد پھر ہم لوگ مطلب گاڑی سے نکلے, بٹ میں اس وقت وہاں پہ کھڑے ہوئے یہ کہہ رہی تھی سب کو, سب کہتے ہیں چلے میری کل ریس ہے, تو مجھے کل ریس پہ جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں ابھی آپ چلو ہاسپٹل چلو, کیونکہ وہ فلپ ہوا تھا, رول اوور ہوئی تھی, تو وہ کہتے کہ فوراً ہمیں ہاسپٹل جانا ہے. لیکن تھوڑی دیر بعد ہی پھر میں خیر ہوش ہو گئی تھی, مجھے ہاسپٹل لے کر گئے تھے. چوٹیں لگی تھیں, کافی اسپیڈ پہ تھی نا گاڑی, 140 پہ رول اوور. میرے ساتھ جو میرے نیویگیٹر بیٹھے تھے وہ بےچارے لائک رول کیج تھا, تو وہ ان کا ہاتھ اوپر آیا, تو ان کی بھی فنگرز وغیرہ تو ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی اس کی بھی نا. تو باقی تو بچت ہو گئی تھی ہماری, کیونکہ ہم لوگ سیفٹی میجرمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. بٹ اسٹل وہ ایک خوف بھی تو, کسی بھی ایک حادثے کے بعد ایک خوف ہوتا ہے جو کچھ دن نہیں. تک طاری رہتا ہے. 20 days بعد گاڑی پریپیئر کی, دوبارہ پریپیئرڈ موڈ میں, پھر چولستان ریلی گئی تھی میں. مطلب اتنی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ ایگزیکٹلی 20 دن لگے صرف ٹراما سے نکلتے ہوئے. نہیں, ٹراما دیکھیں ریلیز میں ہوتا ہے, ریلیز میں مطلب کہ ہم پریپیئر ہو کے آتے ہیں کہ آپ کو کوئی انسیڈنٹ ہو بھی سکتا ہے, بٹ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ریسرز کو پراپر ایک انسپیکشن ہوتی ہے 1 دن پہلے, پراپر گاڑیاں چیک کی جاتی ہیں, اس میں ہمارے کیا کہتے ہیں آپ کی میڈیکل کٹ تک آپ کی گاڑی میں ہوتی ہے, ساری سیفٹی میجرمنٹس چیک کی جاتی ہے, ورنہ آپ کو ریس ٹریک پہ نہیں جانے دیا جاتا. تو وہ آپ لوگ مینٹلی پریپیئرڈ ہوتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو بھی سکتی ہیں. ہاں ہو سکتی ہیں, اور الحمدللہ ڈرائیور کو کوئی وہ نقصان, اور اعصاب پہ قابو رکھنا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ اب تو آپ لوگوں کو اتنی پریکٹس بھی ہو چکی ہوگی. ابھی تھل ریلی کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں, اس میں اس سے پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ ہوتا ہے, ریس سے پہلے کوالیفائنگ راؤنڈ کیا جاتا ہے, تو اس پہ ایک گاڑی کا ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہوا اور اچھی خاصی رول اوور ہوئی, اور اس نے نیکسٹ ڈے اس ریسر نے ماشاءاللہ ریس بھی کی اور وہ ون بھی کر گیا. اس نے پراپر گاڑی اپنی بنوا لی, اور وہ نیکسٹ ڈے اس نے ریس بھی کر لی. سارے ریسرز میں کہوں گا کہ سلما کی طرح بہت زیادہ نا نہیں ریسرز, ہاں ماشاءاللہ ہے, یہ نہیں کہ صرف میں ہوں, لیکن ماشاءاللہ آپ سب, چونکہ آپ کی ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے, کھیل بھی ایسا کہ اس میں یہ تو کرنا پڑے گا اپنے ساتھ. سلما, فرام سرفرنگا ٹو ہب, ظاہر ہے ایک بڑی اونچائی پر ہے, ایک بالکل سی لیول پر ہے, اور ڈفرنٹ ٹریکس پہ آپ نے کمپٹیشن ون بھی ماشاءاللہ کیے ہیں. ٹفسٹ کون سا رہا آپ کے لیے ان سب ٹریکس میں؟ دیکھیں ٹف میں انجوائے کرتی ہوں. یہ اچھا جواب تھا. نہیں ٹف نہیں ہے, کیونکہ ٹف میں کہتی ہوں میرے لیے تب ہوگا کہ, بلکہ بالکل بھی نہیں ہے ٹف. میں آپ کو بتاتی ہوں, میں چکوال ریلی میں گئی, اور میرے بھائی کی شادی تھی, تو ہم لوگ لائک 4 بجے فری, ولیمہ اس دن تھا, تو 4 بجے صبح سارے سوئے, اور میں صبح 7 بجے میں نے اپنی گاڑی پکڑی, میں گئی اور ٹریک پہ, اور وہاں پہ گئی. میں نے کوئی ٹریک کی کوئی پریپریشن نہیں کی ہوئی تھی, چکوال ریلی تھی, اور کیا کہتے ہیں صحیح منہ میرا سویلنگ وغیرہ نہیں ہوتی, آپ نیند نہیں ہوئی ہوتی,
तो मुझे कहते हैं ट्रैक आपने देखा? मैंने कहा नहीं देखा, बस आपका नेविगेटर की तरह मैं गाड़ी ले, लेकिन मुझे इतना वो एक क्रेज था ये स्टार्ट में ना, 4th 5th रैली थी मेरी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर लूंगी। मैंने कहा बस किसी को भी आप बैठा दे, ट्रैक करना मेरा काम है। वाह। तो मैं वो ट्रैक मेरे साथ वो एक मतलब नेविगेटर को बिठाया। हालांकि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये थोड़ी सी फनी स्टोरी है, बता दूं? बताएं। जरूर। अच्छा वो जो ट्रक था वो जो मैं चला रही थी गाड़ी, दैट वाज प्रिपेयर टकोमा, तो इट वाज नॉट इजी कि आप वो मतलब उसको चलाओ। तो वो फर्स्ट टाइम भी वो वाला एक बिल्ड टकोमा मैं चलाई थी। तो मेरे साथ वो उन्होंने एक कोई मैकेनिक था कोई इसी टीम का ना, तो वो बिठा दिया उन्होंने। अच्छा वो मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई आपने ट्रैक देखा? कहते हाँ मैंने बिल्कुल देखा। अब वो बैठा तो मैंने कहा सही है चलो चलते हैं, इसने देखा हुआ मुझे बताता रहेगा। अब मैं उसे कहूँ लेफ्ट राइट, हम जरा 100 या 200 मीटर पहले पूछते हैं ताकि हम लोग गाड़ी की स्पीड और गेयरिंग वगैरह और हम प्रिपेयर रहें। अब मैंने उसको देखा वो कल में पढ़ रहा उसको कहा, मैंने कहा तुम्हें तो गाना कहते मैं तो पहली बार, बट एक्चुअली वो ट्रैक बड़ा मतलब इट वाज डेंजरस एंड डिफिकल्ट, क्योंकि कोई काफी रेसर ट्रैक नहीं कंप्लीट कर पाए थे, कोई गाड़ी इधर पड़ी थी उधर। लेकिन कि सलमा कह रही है भाई राइट लेफ्ट कह रहा है, मैं कलमा पढ़ लूं पहले। उस वक्त ऐसा मेरी मैंने स्टार्ट में मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, मेरी कोई प्रॉपर टीम नहीं थी ना, बट मैं हर रैली में जाती थी। तो कल मैं पढ़ रहा हूँ, चलो भाई ठीक है आप कल में पढ़ो। ये एक चीज यहाँ पे थोड़े से माइंडसेट की भी बात करूंगी, वो शायद एक ये वजह तो नहीं थी कि एक खातून है, बिकॉज हम अक्सर कह रहे होते हैं ना जो खवातीन बच्चे नहीं बिल्कुल ये हाँ, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। नहीं वो एक्चुअली वो खुद ही वो आप लोग कभी आए, हम लोग आपको अपने रेसिंग कार्स दिखाएंगे। इट्स नॉट इजी कि आप वो नॉर्मल गाड़ी नहीं है, तो उसमें जो साथ बैठा होता है ना उसको वैसे ही खौफ आ रहा होता है। तो वो ये नहीं था कि वो उसको बाद में मैंने पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह रेस मैंने जीत भी ली और काफी लाइक मेल पार्टिसिपेंट का टाइम जो था वो मतलब मैं वुमेन कैटेगरी में थी, तो वो उनको टाइम को मैंने बीट किया ना। रास्ता बताया था फिर नहीं वो चुप रहा बस आपने तुक्के भी चलाई फिर मैंने उसको बस नहीं मेरा भी जैसे एक बड़ा एक प्लस पॉइंट है, मुझे ट्रैक याद हो जाता है। ओके। और हम लोग जैसे 3-4 दिन पहले जाते हैं तो हम लोग ट्रैक की पूरी मैपिंग होती है, फिर हम लोग बताते हैं क्योंकि ये नॉर्मल सीधी रोड्स तो होती नहीं है, हमने गाड़ी भी बचानी है, फास्ट टर्न्स आते हैं, बम्प्स आते हैं, हाई मतलब काफी हाई जंप्स इसमें लगती हैं, तो वो हम लोग तो मुझे ना याद हो जाता है। ओके। और याद होने के बाद मुझे अब्बू के साथ ना बड़ा बचपन में घूमे फिरे हैं, तो मुझे आइडिया होता है कि ये इलाका किस किस्म का है, ये किस किस्म का। ऑलमोस्ट मैं पूरा पाकिस्तान घूमी है सिवाय कोयटा का, क्योंकि मुझे जाने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं गई नहीं हूँ। कोयटा में रखवाएं जी कोई इवेंट ताकि सलमा कोयटा में जाके विन करके आए। हाँ जरूर, मैं तो चाहूंगी इंशाल्लाह। हाँ बलूचिस्तान वैसे ही मुझे बड़ा पसंद है, जबरदस्त, वो बहुत प्यारा इलाका है। पाकिस्तान का हर शहर हर इलाका बहुत खूबसूरत है। ये नॉर्मल भी तो चलाती होंगी आप गाड़ियाँ, नॉर्मल हाईवेज पे मोटरवेज पे चलाती होंगी, जरा चलान भी हुआ कभी आपका? मतलब मुश्किल देखिए इतना महंगा चालान हो जाता है, किधर बार भरेंगे। हुआ चलान से कभी? अच्छा चालान जो है वो मेरे इस तरह हुए कि अभी लास्ट मेरे हुए थे पिछले साल में, मैं मोटरवे पे थी, तो उन्होंने मेरा चालान किया, तो मैंने कहा देखिए गाड़ी ऐसी है, सेंसर्स वगैरह ऑन थे, तो मुझे जब ओवरटेक में कर रही थी तो उसके सेंसर्स वगैरह ऑन, मतलब वो चालान उसने किया 138। मैंने कहा देखिए बात सुने, कहते हैं जी अच्छा वो गाड़ी में ज्यादा उसको वो जो मतलब काफी अच्छे ऑफिसर थे उनको गाड़ी में, मैंने चालान पे मैं कहा देखें मेरी इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम है सारा, मैंने नहीं तो मैडम आपने पहले बताना था ना। मैं कहा देखे इस गाड़ी पे कोई 138 पे चलान थोड़ी ना करेगा, मैं एंजॉय करती हूँ रास्ते को। अच्छी बात है, वो मुश्किल को मुश्किल जो है वो कम ही समझती हैं, तो वो आसानी से गुजर भी जाती है। लेकिन ऑब्वियसली डिस्क्लेमर हम साथ साथ दे दें जी, चलान कराना कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं बिल्कुल अच्छी बात नहीं, वो बड़ा अच्छी तरह से समझ गए मेरी बात को कि अच्छा मैंने कहा देखे क्योंकि जैसे कि अभी मेरा एक ट्रक है TRX RAM, तो 0 to 100 लाइक 4 सेकेंड्स है, तो मैंने कहा मुझे ऐसे सेंसर्स और इसका इशू था उस गाड़ी पे, तो मैंने कहा वो उस वक्त नहीं मैंने ली, तो वो मैंने उसके कोई सेंसर्स वगैरह ऑफ नहीं किए, तो आपकी कोई वैसे एक तरफ से गाड़ी आ रही है और एक तरफ जो सेंटर में उनकी वो पार्टीशन हुई होती है, तो वो बीप और बजा रही और वो ऑटो ब्रेक्स लगा रही थी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए, तो उन्होंने बड़े अच्छे से समझा, वो कहते हो आप बताती हैं हम आपका चालान ही ना करते, आपने पहले चालान ही दे दिया। हाँ तो उन्होंने कहा आपने पहले, मैंने कहा देखिए ये हमारा फर्ज है, हम पाकिस्तानी हैं। सलमा बातें करते मजे की हो रही है, लेकिन वक्त हमारे पास बहुत मुख्तसर है, ऐसे तो किस्से इतने सारे कि हम खुद सुन, हम तो ऐसे लग रहा है हम उस
सिनेरियो में पहुंच लेकिन बस चुके हैं एक छोटा सा सवाल से अपकमिंग इवेंट आ रहा है क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है चोलिस्तान, यस फरवरी में, बिल्कुल, और ये सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है जी। ये पाकिस्तान का भी है और एशियाज बिगेस्ट भी है। All the तो मैं best. आप लोग को भी इनवाइट करूंगी, आप लोग आए, हम लोग प्रॉपर कैंपिंग करते हैं। इवन आप लोग मेरे कैंप में आए और मतलब थोड़ा हम आपको रेस भी दिखाते हैं और मैं आपको अपने साथ बिठाऊंगी। वो आप ही कल में सुनना चाहती हैं वहाँ पे, आप वो मेरे कल में भी सुनना चाहती हैं। ये सही बात है, लेकिन बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस भी होगा। हम जरा राइजिंग पाकिस्तान फ्रॉम चोलिस्तान एपिसोड हम बिल्कुल जरूर कर सकते हैं, जरूर है, आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमें एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, हालांकि यकीन जरा बिल्कुल दिल नहीं चाहता, दिल चाह रहा और गपशप लगे, लेकिन ब्रेक लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। हफ्ते में कितना कुछ बदल जाता है। मीम आया, मीम गया। कल का ट्रेंड, आज का डेड एंड। और मूवीज टॉप 5 से टॉप 50 में कहीं गुम। हाई स्कोर में पीछे रह गए तो गेम ओवर, और ब्लॉगिंग में गैप आया तो नेम ओवर। अब हफ्ते की कोई अपडेट मिस नहीं होगी जब चलेगा जोंग वीकली डिजिटल मैक्स। 100 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS। रहो अपडेटेड एंड लेट्स गेट डिजिटल विद जोंग 4G। डूबा उभरा उभरा डूबा, उलझा सुलझा टूटा फूटा, आवेगा आवा आवेगा आवा आवेगा आवा। इस तरह लोगों की सीमत के गट्टू की तरह। मेरी भाभी आप मेरी जायदाद भी अपने नाम लिख लें, दोनों की भी लिख लें। बारिश में खड़ा होकर पी रहा था। आजा, ये किया, लग गया। पुत्र ऐसे ही लगाना है। शाबाश, तुम समझ गए। इस खुशी में खाना होगा आपके जाने के बाद। मेरा इलाज इधर ही कर। क्या हुआ जी आपको? बीपी लो रही। दादाजी क्या हुआ? बीपी लो रही। मेरा नादर, मेरा बेटा, मेरा पुत्र। सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। कौम को हर खित्ते में, हर इलाके में वहाँ की मुकामी जरूरत है, वहाँ का विरसा। वर्ल्ड हेरिटेज या आलमी विरसा इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है और दुनिया के तमाम ममालिक उसे ओन करते हैं। आप अपनी हेरिटेज को वैल्यू करेंगे तो तभी उसको संभालेंगे, तभी उसको परवान चढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह पिछली मेहमान हमारी इतनी इंस्पायरिंग थी, तो अभी जो मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उनकी भी एक बड़ी ही इंस्पिरेशनल सी स्टोरी है। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना, जिस तरह मैं बता रही थी कि रिमोट एरिया से आगे आना और अब कैसे कैसे नाम रोशन करें अपने एरियाज की भी है खवातीन, एट द सेम टाइम पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी वो किस तरह से जो है वो रोशन करी है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और जिस तरह हम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे काम वो कर रही होती हैं कि जिसपे हम सोचते रह जाते हैं कि अच्छा ये कैसे उन्होंने किया होगा। फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन ग्लेशियर्स जहां पर पहुंचना मुश्किल, जहां पर चलना मुश्किल, जहां के अपने चैलेंजेस होते हैं, वहां पर साइकिल पे चले जाना कितना मुश्किल है। खुद चलना बड़ा मुश्किल है, एट द सेम टाइम साइकिल उसको बैलेंस करना और ऑब्वियसली वेदर कंडीशंस एंड एवरीथिंग, उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही मुश्किल काम है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात, हम पाकिस्तान के बियाफू ग्लेशियर वहां पर भी उन्होंने साइकिल चलाई। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो वहां पर भी एक लंबी लिस्ट है जहां पर समर खान ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और जहां पर हम कहते हैं कि नहीं खवातीन ये नहीं कर सकती, तो समर जैसी खवातीन होती हैं जो आगे बढ़ती हैं और कहती हैं नहीं, पाकिस्तान की खवातीन सब कुछ कर सकती हैं। वो ट्रेन भी कर रही हैं सभी लड़कियों को, अच्छा इस तरफ इनकरेज भी कर रही हैं कि साइकिलिंग की तरफ आए, एक्टिव स्पोर्ट्स की तरफ आए। समन ने आज हमें ज्वाइन किया, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड, थैंक यू। ग्रेट। साइकिल कहाँ है आज आपकी? घर पे। आप घर पे लेके आते यहाँ पे एक राउंड इनको दिलवा देते। घर पे भी नहीं है, साइकिल को रेस्ट तो नहीं दी हुई? नहीं, घर पे भी नहीं। एक्चुअली आई वाज इन हुंजा, मुझे घर से न्यूज आई अम्मी की हमारे घर पे रॉबरी हुई थी और वो चोरी हो गई है। सो आई हैड वन बाइक और दैट आई हैव लॉस्ट रिसेंटली। लेकिन आई एम ट्राइंग टू स्पॉन्सर इट अगेन, क्योंकि बड़ी मुश्किल से आपको प्रोफेशनल बाइक मिलती है। नो डाउट, बाकी मुश्किल हो जाती है। अभी आप बाकू गई हुई थी किसी क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पे? ओके, सो ये साथ साथ क्लाइमेट चेंज पर भी काम चल रहा है आपकी तरफ से? My work pretty much revolves around climate change and women empowerment, दोनों पे, क्योंकि मेरा काम जिन इलाकों पे है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से, इंक्लूडिंग माय विलेज दीर। वहाँ बहुत हर साल आपने देखा होगा स्वात में सैलाब आते हैं, दीर में लॉस एक्टिविटीज उस तरफ बहुत ज्यादा है और इसलिए आप काम कर भी रही हैं। अभी कोई रीसेंट इवेंट जिस पर आपका और जाने का इरादा या कोई प्लान बन रहा हो इसी से मुताल्लिक? मुझे लास्ट ईयर एक माउंटेन क्लाइंबिंग की स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, जो बहुत यूनिक एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है, जस्ट बाय चांस, क्योंकि उसमें पूरी दुनिया अप्लाई करती है। और मुझे कुछ महीनों पहले ईमेल आई है कि आई एम सिलेक्टेड इन दैट। वाओ, माशाल्लाह। सो आई विल बी गोइंग टू अर्जेंटीना वेरी सून टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका। समझ कितना मुश्किल है। आप साइकिलिंग की बात करें, पहाड़ों पे साइकिल चलाना, ग्लेशियर्स पे साइकिल चलाना कितना मुश्किल लगता है, या अब तो आपको नहीं लगता होगा ओवरऑल? सो व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे पास कोई लोकल एग्जांपल नहीं थी सीखने के लिए या पूछने के लिए, मशवरे के लिए, और मैं इंटायरली इंटरनेट पे रिलाई कर रही थी, यूट्यूब वीडियोस पे। अब तो खैर इंस्टाग्राम और बहुत चीज़ें एडवांस हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं था, 5-6 साल 7 साल पहले। सो अभी इसीलिए मैं अपने एक स्पोर्ट्स क्लब भी मैंने स्टार्ट किया है, 3-4 साल हो गए उसको, एंड आई टीच द सेम स्पोर्ट्स विच आई लर्न थ्रू माई एक्सपीरियंसेस। अब मैंने तो बड़ा हार्ड वे से अब सारे तजुर्बे किए खुद पे एक्सपेरिमेंट कर करके, बट नाउ वी टीच एवरीथिंग। हम उसमें करियर अपॉर्चुनिटीज भी सिखाते हैं, स्पोर्ट्स में क्या है, फिटनेस कैसे कर सकते हैं, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर डेली कम्यूट स्पेशली फॉर वुमेन, तो सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और ये बड़ा अच्छा है कि खवातीन को एम्पावर करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। और जो हम समर की बात कर रहे हैं और डिफरेंट जगहों पर जिन्होंने साइकिल चलाई, जैसे कि हमने बात अफ्रीका की माउंट किलिमंजारो की मैं करूँ या मैं बियाफो ग्लेशियर की करूँ, एक वीडियो हमारे पास है समर की, तो मिलकर पहले वीडियो देखते हैं समर की और फिर समर से और बात करते हैं।
کیا بات ہے. اچھا, پہاڑوں پہ, پتھریل راستوں پر, برف پوش پہاڑ کے نظاروں کے ساتھ بھی سمر سائیکل چلا رہی ہیں. ایک جگہ آپ گر گئیں, کئی جگہ پہ آپ نے سائیکل خود اٹھائی ہوئی اور آپ جا رہی ہیں. سو یہ گری کہاں پہ تھی؟ یہ ہم لوگ گئے تھے اپر ہنزا, سست بارڈر کا آپ کو پتا ہوگا جو ڈرائی پورٹ ہے, اس کے بالکل ٹاپ پہ ایک رج تھی, وہاں پہ ہم نے جانا تھا. تو وہاں پہ ہم پہلے سائیکلز لے کے گئے, 3-4 گھنٹے ہم نے کلائمب کی, پھر وہ رج ہم نے رائڈ کی تھی, تو وہاں پہ میں گری ہوں. سائیکل چلانا پہاڑی علاقوں میں اتنا ڈیفیکلٹ, اور پھر کئی جگہوں پر آپ کو جس طرح اٹھا کے لے کر جانا, تو یہ تو بہت بڑا چیلنج اٹ سیلف ہے. بڑی اسٹرینتھ چاہیے, فزیکل اسٹرینتھ کی اگر بات کریں. سو اکثر جب ہم ایکسپیڈیشن پہ جاتے ہیں, اور یہ شروع میں مجھے بڑا مسئلہ ہوتا تھا کیونکہ میں بہت چھوٹی ہوتی تھی گروپ میں, اور مجھے جب وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ میں 20-25 kg کا بیگ اٹھا کے جاؤں اتنے گھنٹوں تک, تو میں چلی جاتی تھی. لیکن انیشیلی میں پیناڈول اور ڈسپرین اور ان چیزوں پہ ریلائی کرتی تھی. لیکن وتھ ٹائم میں ریئلائز کہ مجھے خود کو ٹرین کرنا ہے. سو ابھی میری ٹریننگ اسکیجول میں میرا ہیوی بیک پیک ہوتا ہے. ہائیک کے بیچ میں 18-20 kg کے ساتھ ٹریننگ کرتی ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کہیں پر بھی اٹھانا پڑ جائے گا سامان یا وزن. کیونکہ اسلام آباد از ایٹ 500 میٹرز, اگر میں یہاں پہ کروں گی تو پھر آگے 4000-5000 سے اوپر اپ کر سکتے. ٹریننگ یہیں پہ کرنی پڑے گی آپ کو, اور ظاہر ہے ٹریننگ نہیں کریں گے تو پھر آگے بڑھنا خاصا مشکل ہو جائے گا. کوئی ایسا مائنڈ میں پلان ہو جس طرح جو K2 کے بیس کیمپ کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ذرا پذیرائی ملی آپ کو, ایسا کچھ اور مائنڈ میں چل رہا ہے کہ میں اب یہ کروں, سائیکل لے کے یہاں جاؤں, واٹ از دیٹ اسپاٹ؟ سو ابھی میں نے جتنے بھی ایکسپیڈیشنس کیے ہیں, آئی ڈیڈ آؤٹ آف کیوریوسٹی جسٹ ٹو چیک, کیونکہ جب ہم گلوبلی ایکشن اسپورٹس یا ایکسٹریم اسپورٹس کی بات کرتے ہیں, دیر آر اے لاٹ آف تھنگس جو ہو چکی ہیں. ابھی K2 کے میں نے اس لیے کیا کیونکہ میں چاہتی تھی اگر ایوریسٹ تک لوگ جا رہے ہیں بیس کیمپ تک, تو ہم K2 کا ٹرائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. سو وہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا. اور ابھی ہمارے کراکرم ماؤنٹینز بھی پوری طرح ایکسپلور نہیں ہے. دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن بوتھ ان ماؤنٹین بائکنگ اینڈ سنو بورڈنگ, کیونکہ میں دونوں اسپورٹس کر رہی ہوں. بٹ ایکشن اسپورٹس نیڈ اے لاٹ آف انفراسٹرکچر اینڈ اے لاٹ آف فائنینس, کیونکہ بہت ایکسپینسو ہے. ظاہر سی بات ہے, جب آپ ایکسپیڈیشن یا آپ کچھ بھی آپ پلان کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے پیسے انوالو بھی ہوتے ہیں. اچھا, بچیوں کو آپ سکھا بھی نہیں ہے اکیڈمی میں, صرف بچیوں کو یا باقیوں کو بھی, اور اسپیشلی لڑکیوں کی اگر بات کی جائے, وہ آگے آ رہی ہیں اسپورٹس سیکھنے کے لیے؟ ہم صرف لڑکیوں کو سکھا رہے ہیں کیونکہ لڑکوں کے پاس آلریڈی کافی فریڈم اور اپرچونیٹیز ہوتی ہے. میں سننا چاہ رہی تھی. تو لڑکیاں وہ بھی اسپیشلی ماؤنٹین کمیونٹیز کی, کیونکہ وہ جینیٹکلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں, پلس وہ فائنینشلی اتنا ہی اسٹرگل کر رہی ہیں, کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے ہاؤ ٹو نیویگیٹ دیئر اسٹرینتھس اور کہاں پہ کیسے. تو ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ ونٹر اسپورٹس جن کے بیک یارڈ پہ سنو ہوتی ہے, چترال, اپر چترال, مالم جبہ میں, ابھی 3-4 سال سے میں لوکل کلب کے ساتھ جاتی ہوں, وہاں پہ ٹریننگ دیتی ہوں کولیبریشن میں, اور وہی لڑکیاں ابھی نیشنل چیمپئن شپ میں ریسنگ کے لیے آتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ان کو میڈلز ملتے ہیں, انٹرویوز ہوتے ہیں ان کے, بڑی اچھی فیسلٹیز میں وہ رہتی ہیں. تو بڑا نیا ایکسپیرینس ہے ان کے لیے. ماؤنٹین بائکنگ میں بھی وی ٹیچ دیم بوتھ پروفیشنل اینڈ ریکریشنل ایکسپیکٹ. لیکن یہ کہ ماؤنٹین بائکنگ کی کوئی ٹیم یا ایسے کوئی نیشنل پلیٹ فارم ابھی ہے نہیں, بٹ دے آر کمنگ میسیولی ان ایڈونچر ٹوریزم سیکٹرز. ماؤنٹین گائیڈس بن رہی ہیں جو پہلے آپ نہیں دیکھتے تھے. مطلب اب کسی بھی, اب فار ایگزامپل آپ لوگ ہنزا جاتے ہیں یا اسکردو جاتے ہیں, آپ کو جو ماؤنٹین گائیڈ ہوگا وہ ہمیشہ ایک آدمی ہوگا, بہت کم آپ کو کوئی خاتون نظر آئے گی. ہوتی نہیں ہے خواتین. سو وی آر آلسو ٹریننگ دیم ان دیٹ کہ وہ بھی آ سکتی ہیں. زبردست, یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ جو ٹریننگ کے پرسپیکٹو سے خواتین ٹریننگ لے بھی رہی ہیں, کہ ان کو لگتا ہے کہ اس میں ان کے لیے اپرچونٹی ہے, ایکسل کر پائیں گی وہ ایز اے گائیڈ؟ تو اچھا, بہت ساری چیزوں کا انہیں نہیں پتا. جب میرا پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتی ہے, تو میسیولی یہ رسپانس آتا ہے کہ ڈاکٹر یا ٹیچر یا نرس, بس دیٹس اٹ. جب میں انہیں سارا کچھ بتاتی ہوں, یہ ہے یہ اپرچونٹیز ہیں, کہتے او مائی گاڈ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا, ہم اس کے بارے میں ریسرچ کریں گے. میں فوٹوگرافر بننا چاہوں گی وائلڈ لائف کی, کوئی کہتا ہے میں گائیڈ بننا چاہوں گی, کوئی پروفیشنل انسٹرکٹر, کوئی کہتی ہے میں اپنا اسپورٹس برانڈ اوپن کروں گی. سو بیسک اویئرنیس ہی نہیں ہے ان کے پاس, بیسک کریئر کاؤنسلنگ ہی نہیں ہے, اور اکیلے سمر کیمپ کین ناٹ ڈو ایوری تھنگ. سو تھرو یور پلیٹ فارم آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو ارج کہ جتنے بھی ڈیسیجن میکنگ یا جن کے پاس پاور ہے, فائنانس ہے, انویسٹ ان دیز بیسک تھنگس اینڈ انویسٹ ان ولیجز. اب سٹیز میں تو بہت کانفرنسز آپ دیکھتے ہیں, لیکن وہ صرف سٹیز تک رہ جاتی ہیں. ڈزنٹ
It don't go to the villages and Exactly. اور وہاں کے لوگ یہاں پر لانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. اب مین سٹی میں ایک کام ہو جاتا ہے, لیکن چلے جس بھی لیول پہ کام ہے بہت امپورٹنٹ ہے, بٹ مزید کام کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور جس طرح آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات یہاں پہ کی ہائی لائٹ کہ ان ایریاز کی جو خواتین ہیں وہ جینیٹکلی اسٹرانگ ہوتی ہیں. خواتین ویسی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, انہیں بس کہہ کے صنف نازک, تو وہ ایک مائنڈ میں آپ وہ بنا بھی دیتے ہیں کہ وہ خود ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں بھائی وہ نازک ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. جب آپ کو آپ کی اسٹرینتھ کے بارے میں بتایا جاتا ہے سو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے سلما, سمر اور ایسی بہت ساری خواتین ہمارے سامنے ایک انسپریشنل سٹوریز ہیں. سمر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. وقت کا مختصر اگین, آج مہمان ایسے کہ وقت باقی بہت کم لگ رہا ہے, باتیں بہت ساری ہیں, باتیں بہت ساری, بٹ ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے آج کے اس شو سے. ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آج کے شو کا دوبارہ ملاقات آپ سے کل کریں گے. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.